ये 300 बिलियन का जो फंड रेज करना था फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, और ये कहा गया था कि गल्फ स्टेट्स जो है उसको रेज करें और ईरान को दे। अब उसमें तो उसको क्या, वो कहाँ तक पहुँचा, वन। एंड सेकेंडली, जो फ्रीज हुए अकाउंट्स थे ईरान के, और जिसके बदले कहा जा रहा है कि उनको जनाब पैसे तो नहीं, उनको सोयाबीन दे दिया जाएगा, उनको वीट दे दिया जाएगा, उनको कॉर्न दे दी जाएगी फॉर द पीपल ऑफ ईरान। अब उससे वो उस पर राज़ी हो जाएगा ईरान? और अभी तक फंड जो है, जो 300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए ईरान को मिलना था, वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, फंड्स की तो अभी कोई ऐसी सूरत हाल वाजे नहीं हुई कि किस तरह से वो फंड क्रिएट किया जाएगा। मेरा ख्याल है वो अमेरिका की तरफ से एक इनिशियल इशारा दिया गया था एक गुंजाइश पैदा करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकन सोयाबीन या अमेरिकन प्रोडक्ट्स ही ईरान इंपोर्ट करने पे राजी होगा। ईरान की अपनी रिक्वायर्स, तो यही चीजें मेरा ख्याल है नेगोशिएशन में जब बैठेंगे तो इनका कोई वर्केबल हल निकाला जाएगा। इस तरह से नहीं होगा कि ईरान को अमेरिका का सोयाबीन या अमेरिकी प्रोडक्ट्स ही लेनी पड़े। मेरा ख्याल है कोई दरमियानी हल इन चीज़ों का निकलेगा और ईरान के लिए भी गुंजाइश पैदा की जाएगी। इनिशियली ये मकसद था अमेरिका की तरफ से कि वो उन्होंने एक लचक दिखाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये रास्ता है आगे चलने के लिए। मेरा ख्याल है वर्किंग ग्रुप्स जो बैठ के बातचीत करेंगे वो ईरान के जो फ्रोजन फंड या ईरान के जो मुंजमद अकाउंट जब अनफ्रीज होंगे तो उनको किस तरह से यूटिलाइज होना है, उसमें कुछ कंडीशंस भी होंगी, लेकिन कुछ ईरान को स्पेस भी दी जाएगी क्योंकि उसके बगैर ईरान किसी किस्म के एग्रीमेंट को तस्लीम नहीं करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोयाबीन, कॉर्न हो, वीट हो, वो फ्रोजन अकाउंट्स के बदले लेने के लिए ईरान तैयार नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? मेरा ख्याल है कि इस तरह से ईरान कंडीशनल तैयार नहीं होगा। ईरान अलबत्ता किसी और किस्म की कंडीशंस पे राजी हो सकता है कि ये फंड्स ईरान को दे दिए जाए और ईरान अपनी ज़रूरियात की चीज़ें किस तरह ले सकता है वही चीज़ें हासिल करे जो जिन चीज़ों के लिए वो फंड्स रिलीज किए। व्हाट अबाउट लेबनान? लेबनान में क्या उनका जो एग्रीमेंट है हिजबुल्लाह का और इजराइल का, क्या वो होता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, सबसे जो मुश्किल सिचुएशन है वो लेबनान की है और वो इसलिए है कि इजराइल जो है वो तकरीबन आइसोलेट हो चुका है इस वक्त, क्योंकि अब अमेरिका भी इस बात पे इसरार कर रहा है कि जंग बंद करनी है, प्रेशर डाल रहा है इजराइल के ऊपर। और इजराइल जो है उसके जो अपने ग्रेटर इजराइल के प्लान्स थे या उसके जो जो मशरक़ वस्ता की मुस्लिम रियासतों को पे गलबा पाने के जो प्लान्स थे वो एक तरह से अब इस वक्त पूरे होते नजर नहीं आ रहे। और इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बेहतर स्पॉइल करने के ग्राउंड जो है वो लेबनान है। और लेबनान में चूंकि एक इसराइल के की फौजें साउथ लेबनान में मौजूद भी हैं, इसके ऊपर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और इसके अलावा फिर मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स भी इसराइल की तरफ से जारी हैं। तो सबसे मुश्किल जो मरहला होगा, सबसे मुश्किल जो काम होगा वो इसराइल को कितना अमेरिका प्रेशर डाल सकता है कि लेबनान इस किस्म के स्पॉइलर का रोल इसराइल इस किस्म के स्पॉइलर का रोल खत्म करे। और इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ही नहीं है। अगर इसराइल में ये भी बात सामने आई है कि इस वक्त अगर वहां पे इलेक्शन होकर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो दूसरे जो लीडर पावर में आने के चांसेस हैं वो भी बहुत एक्सट्रीम हैं, या बल्कि कुछ हद तक तो ये कहा जा रहा है कि वो नेतन्याहू से भी ज्यादा एक्सट्रीम है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो पेश आएगी वो किस तरह से इसराइल को कंटेन कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है अमेरिका इस पीस एग्रीमेंट को फाइनलाइज ना होने देने तक। तो ये सबसे मेरा ख्याल है मुश्किल मरहला होगा और नजर भी आ रहा है और तमाम एनालिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इसराइल को लगाम देना अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल चीज होगी। अच्छा, चलिए मैं ज़रा एक इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे टॉस करना चाह रहा हूँ। और वो क्वेश्चन ही है क्योंकि आप अफ़गानिस्तान में भी सर्व कर चुके हैं, इंडिया में भी सर्व कर चुके हैं आप, सो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास। बड़े दिनों से मेरे जहन में था, इत्तेफाक से आज आप काबू आ गए तो आपको जनाब पकड़ लेते हैं उस पर। अब मुझे ये बताइएगा कि देखिए क्या ऐसा मुमकिन है इन द डेज टू कम कि देखिए सिक्योरिटी इश्यूज यस हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और हमारी सिक्योरिटी की तरफ अगर कोई भी देखेगा या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अफ़गानिस्तान के थ्रू हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पे हम हमारा एक बिल्कुल दो लफ्ज़ों का एक स्टैंस है कि नो कॉम्प्रोमाइज़, राइट? सो उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम क्या ये मुमकिन है, ज़रा जहन में रख लीजिएगा, ताइवान को
जी। चाइना को, और ऐसे वो ममालिक, और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आउट देयर। और यूरोप को भी ज़रा जहन में रखिएगा, यूरोप के साथ जो ट्रेड होती है यूरोपियन कंट्रीज़ की आपस में, दैट इज़ समथिंग लाइक 98%। यस। 98% ट्रेड होती है आपस में यूरोपियन कंट्रीज़ की। अब पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चले ईरान का क्या अभी होता है, चीज़ें शेप अप कैसे होती है, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जहन में रखें तो एज ऑफ नाउ हमारी सिर्फ 2% ट्रेड होती है। इज़ इट पॉसिबल मतलब कि सिक्योरिटी के जो सारी सूरत हाल है उसको जहन में रखते हुए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, क्या हम यहाँ पे एक ट्रेड रूट खोल सकते हैं, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान से ट्रकिंग हो सके, ट्रक्स आ सके, जा सके, और दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड हो सके, क्योंकि हम लोग एक बड़ा ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं इन द डेज टू कम। इज़ इट पॉसिबल? जी, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि साउथ एशिया जो है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो खिता है जिसमें सबसे कम ट्रेड हम अपने नेबर्स के साथ करते हैं, या हमारे थ्रू सबसे कम ट्रेड होती है, और हम दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ, दूर दूर के ममालिक के साथ ट्रेड पे रिलाई करते हैं। और अपने खित्ते के अंदर ट्रेड करने के लिए ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान को एक ट्रेडिंग रूट के तौर पे खोला जाए। पाकिस्तान एक नेचुरली लोकेटेड है, पाकिस्तान की जो नेचुरल लोकेशन है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान है। इसमें सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी थ्रू अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान के अलावा दीगर ईरान के थ्रू, या इवन चाइना के थ्रू एक नया भी रूट डेवलप करने की कोशिशें की गई हैं। वो बरोकार लाई जा सकती हैं कोशिशें, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो साउथ एशिया में ट्रेड के रास्ते में या डायलॉग के रास्ते में रुकावट है, वो इंडिया का एटीट्यूड है। और आज ही सोनिया गांधी साहबा ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी को ये कहकर क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त पे इजराइल का इंतखाब करने की कोशिश की है जिस वक्त, या इसराइल के साथ पार्टनरशिप को करने की कोशिश की है जिस वक्त इसराइल आइसोलेट हो रहा है दुनिया में। तो उनकी भी कोशिश ये है कि इस वक्त जो खित्ता जिस वक्त जा रहा है मशरिक वस्ता सारा, और ये जो आपने वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया का जिक्र किया, ये इनके दरमियान एक कनेक्टिविटी का की सिचुएशन एमर्ज कर रही है। अगर ये एग्रीमेंट यूएस और ईरान का इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाता है, यूएस और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुस्तकिल हो जाती है और मशरिक वस्ता के लिए रास्ते खुलते हैं, तो जो हम नए सिक्योरिटी और नए इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, उसके तहत सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक का जो रास्ता खुलेगा, उसमें पाकिस्तान भी एक कुलीदी मुल्क होगा। उसमें अफगानिस्तान को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा जो वहाँ पे टेररिज्म के खात्मे के जरिए, और भारत को एक बड़ा मुल्क होने के तहत एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि भारत स्पॉइलर बनने की बजाय एक साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ आए। भारत के साथ भी कुछ ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 रिसेंटली हुए हैं, हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कुछ प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये जो आपने बात की है, एक मिनट मंसूर साहब, ट्रैक 2 भारत के साथ क्या जारी है? देखिए, वो ट्रैक 2 तो चलते रहते हैं। आप अगर इसमें मुख्तलिफ खबरें और सोशल मीडिया को देखें तो कुछ ट्रैक 2 वगैरह होते रहे हैं, भारत के साथ जारी हैं। लेकिन अभी तक कोई बातचीत इस स्टेज पे मेरे कहने के मुताबिक या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं पहुंची कि जिसमें भारत की हुकूमत की तरफ से इस किस्म का इजहार किया गया हो जिसमें वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग को रेस्टोर करने और साउथ एशिया के अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाने की तरफ राजी हों। भारत के जो मामला चल रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, उसमें अभी तक कोई भारत की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं। Okay, got your point. Mansoor Saab, thank you very much for talking to us. It's always a pleasure to have you.